हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो क्लैट पीजी 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लस इस तरह के पहले बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी आपको पूछे जा चुके हैं इन प्रीवियस क्लैट पीजी एग्जाम्स। इस टॉपिक का नाम है जुडिशियल ट्रांसफर्स एंड इन हाउस इंक्वायरी। अभी ये चीज इंडिया में ट्रेंडिंग है फॉर लॉ स्टूडेंट्स। शायद आप अगर लॉ स्कूल में हो तो आपने इसके बारे में सुना ही होगा, या फिर आपने सोशल मीडिया में तो इसका वीडियो पक्के से देखा ही होगा। आई बिलीव आपने उस वीडियो को देखा होगा जिसमें एक जज के घर पे आग लग जाती है ऑन 14 मार्च। इस 14 मार्च की आग में 15 करोड़ रुपए जल जाते हैं। तो एक जज के घर पे 15 CR कैश मिलता है। इसके बाद से पूरा का पूरा ये मुद्दा स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक जज थे। जज का नाम है, यहाँ पे आपको जज का नाम क्योंकि यहाँ पे याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जस्टिस यशवंत वर्मा। तो जस्टिस यशवंत वर्मा जो थे ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं। अब इनके घर पे 15 CR कैश मिला। कैश में आग लग गई थी। कैश जो था स्टोर रूम में रखा हुआ था। अब इसके बाद क्या हुआ, इस मतलब ऑब्वियसली एक कंट्रोवर्सी, सोशल मीडिया आउटरीच, सारी की सारी चीजें स्टार्ट हो गई। शायद आपने देखा ही होगा, इंडिया गॉट लेटेंट के वक्त पे भी यही हुआ था। अब इसमें भी वही सेम चीज स्टार्ट हो गई थी। जब ये मैटर स्टार्ट हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया के चीफ जस्टिस ने, जस्टिस संजीव खन्ना ने ऑर्डर दिया कि ये जो जस्टिस यशवंत वर्मा हैं दिल्ली हाई कोर्ट से, इनको ट्रांसफर कर दिया जाए टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इनको दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर कर दिया गया है टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ लीगल प्रोविजंस बताने वाला हूं, प्लस प्रीवियस केसेस बताने वाला हूं जो हमको पूछे जा सकते हैं और जो हमारे लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। मैं 100% ऑफ द थिंग कवर नहीं करने वाला हूं क्योंकि वो हम लोग क्लासेस में कर देते हैं अपनी। लेकिन ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलने वाली हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसमें हुआ क्या और क्या क्या चीजों को अब देखा जाएगा। तो यहाँ पे तो मैंने बेसिक सी आपको बात बता दी कि ट्रांसफर कर दिया गया इस जज का, और ये जज जो है अभी करेंटली दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट में पोस्टेड है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से इनके सारे के सारे काम चलेंगे। अब लेकिन इस चीज को कैसे किया गया, अब यहाँ पे कौन से लीगल प्रोविजंस हैं जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोविजन जो हम लोग को पता होना चाहिए इस तरह के मैटर्स में, वो होता है कि प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि वो किसी भी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें हो गया फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। तो एक प्रेसिडेंट के पास पावर है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी भी जज को ट्रांसफर करने की। लेकिन इस चीज की रिकमेंडेशन जो है, इसको रिकमेंडेशन जो है वो आनी चाहिए फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस रिकमेंडेशन को देते हैं अंडर आर्टिकल 222 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंडर आर्टिकल 222 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के पास ये पावर हो जाती है कि वो किसी भी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो फर्स्ट प्रोविजन पता होना चाहिए, मैं नेम कर दे रहा हूँ प्रोविजन को जहां जहां पे आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो जिस भी जज का ट्रांसफर हो रहा है उसकी कॉन्सेंट इममटीरियल है, उसकी कॉन्सेंट नहीं मांगी जाएगी। प्रोविजन नंबर 2 कि हम यहाँ पे जजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट सीजे को ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। तो सीजे को ट्रांसफर करने का एक डिफरेंट प्रोसीजर होगा जिस पे हम लोग बात करते हैं अभी। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर हम लोग एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी भी जज को ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट इन सीजीआई कर रहे हैं, हम लोग क्या ही कर लेंगे जज को ट्रांसफर। तो किसी भी जजेस को ट्रांसफर किया जा रहा है तो जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट है उनके जजेस को इन्फॉर्म किया जाता है और उनके जजेस को भी पूछा जाता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो दिल्ली हाई कोर्ट प्लस इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों जजेस की कॉन्सेंट मांगी जाएगी। उस कॉन्सेंट के बाद इस पूरे पूरे ट्रांसफर के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। और इस ट्रांसफर के प्रोसेस में एक और चीज है जो इन्वॉल्व रहती है कि यहाँ पे सीजेआई किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज से कंसल्ट कर सकते हैं इस चीज के लिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज, उससे कंसल्ट किया जा सकता है जो इन जजेस को देख रहा हो या इनके वर्क पे ध्यान दे रहा हो। उस जज से कंसल्ट करके इस पूरे ट्रांसफर के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। तो स्टेप नंबर 1 प्रेसिडेंट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 222 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सीजीआई की रिकमेंडेशन होनी चाहिए। नंबर 2 जज की कॉन्सेंट इममटीरियल है। थर्ड, फोर्थ कंसर्न्ड हाई कोर्ट जजेस को हम बताएंगे।
सीजेआई कंसल्ट कर सकते हैं विद एनी सुप्रीम कोर्ट जज जहां पे भी उनको उस चीज की नेसेसिटी फील होती है। इसके बाद मैंने आपको पॉइंट बताया कि सीजे के लिए, लेकिन अगर किसी भी स्टेट के सीजे हैं तो उनके लिए प्रोविजन डिफरेंट होता है। सीजे के प्रोविजन होता है कि उसमें सीजे के ट्रांसफर के वक्त पे कोलिजियम प्ले करेगा। शायद आपको कोलिजियम के बारे में पता होगा, कोलिजियम सिस्टम के बारे में पता होगा, जिसमें 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस प्लस सीजेआई एक पैनल फॉर्म करते हैं और ये पैनल डिसाइड करता है सारे के सारे जजेस के ट्रांसफर के लिए। तो अब ये वाला सिस्टम वर्क करेगा इंस्टेड ऑफ ऊपर वाला प्रोसेस। ऊपर वाले प्रोसेस में क्या हो रहा था, अंडर आर्टिकल 222 डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जा रहा था। अब आपको अगली बात याद रखनी है, कोलिजियम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। कोलिजियम सिस्टम के साथ इवॉल्व हुई एक प्रैक्टिस है जो इंडिया में फॉलो की जा रही है। अब उसके लिए 4 जजेस केसेस हुए थे, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं, वो आप लोग खुद से कवर कर लीजिएगा, आप लोग मेंशन कर लेना, अपने नोट्स में मार्क कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात पे आ जाते हैं हम लोग। तो अब सीजे का ट्रांसफर हो अगर करना है तो उसमें हमको कोलिजियम लगेगा, 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस प्लस सीजेआई। ये प्रेसिडेंट को भेजेंगे रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट उस पर फाइनल एसेंट देंगे, प्रेसिडेंट के एसेंट देने के बाद उस पर्सन का ट्रांसफर कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जज किस लोकेशन को प्रेफर करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है उसका ध्यान भी रखा जाएगा इस रिकमेंडेशन के वक्त पे। तो आपको ये चीज भी पूछी जा सकती है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना कि सीजे के ट्रांसफर पे इन दोनों पॉइंट्स को भी कंसिडर किया जाता है। तो अब किसी भी जज को अगर हमें ट्रांसफर करना है तो उसका बहुत सिंपल सा प्रोसेस जो होता है वो होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इस पूरे के पूरे ट्रांसफर को कंप्लीट करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है। अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास ये पूरी की पूरी मैटर जाएगी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इसको गैजेट में पब्लिश करेगा, इसको गैजेट में नोटिफाई करेगा, और ये उस स्टेट के जो कंसर्न स्टेट हैं उनके सीएम, यानी कि 2 सीएम्स हो गए जो कंसर्न स्टेट के सीएम है, प्लस सीजे ऑफ कंसर्न स्टेट्स यानी कि 2 सीजे, दिल्ली हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट दोनों के सीजे, उन दोनों को भी नोटिफाई करेगा। एंड फाइनली ये ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जाने के पहले हमने क्या प्रोसेस किया। पहले इसके पहले प्रोसेस हुआ कि प्रेसिडेंट ने अंडर आर्टिकल 222 या फिर अगर हमको किसी सीजे को ट्रांसफर करना है उस वक्त पे हमने कोलिजियम को यूज किया। कोलिजियम का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कई बार, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जाने के बाद गैजेट में नोटिफाई किया गया, इन दोनों को इन्फॉर्म किया गया एंड ट्रांसफर इज कंप्लीटेड। तो ये होता है बेसिक तरीका ट्रांसफर करने का। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मेन मुद्दा जो था यहाँ पे, जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि उनके घर में 15 करोड़ रुपए मिले अप्रोक्सीमेटली, मतलब किसी को पता नहीं है कि 15 करोड़ के 15 ही करोड़ है, लेकिन एक एंटिसिपेटेड अमाउंट है कि 15 CR अमाउंट होना चाहिए। तो 15 CR अमाउंट के लिए ऑर्डर किया गया, इंडिया के सीजेआई दैट इज जस्टिस संजीव खन्ना ने ऑर्डर किया कि हमें इस मुद्दे पे एक इन हाउस इंक्वायरी करनी चाहिए। अब अगला मुद्दा आ जाता है कि इन हाउस इंक्वायरी होती क्या है और ये इम्पीचमेंट से कैसे डिफरेंट है। तो अब हम लोग इस पे जल्दी से थोड़ी सी बात कर लेते हैं और इस वीडियो को खत्म कर देते हैं। लेकिन आई बिलीव आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी, और यहाँ से आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन आने वाला है, क्योंकि आपको इन हाउस इंक्वायरी के बारे में पूरा इन एंड आउट बता देता हूँ जो भी आपको पूछा जा सकता है इन योर एग्जाम, इन योर क्लैट पीजी 2026 और इन एनी अदर क्लैट और इन एनी अदर एलएलएम एग्जाम। तो इन हाउस इंक्वायरी का जो कॉन्सेप्ट है इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1999। ये कहीं पे एक रिटन या मेंशन्ड प्रोसेस नहीं है, अगेन ये एक इवॉल्व्ड प्रोसेस है जो केसेस के थ्रू निकल के आया है हम लोग के पास। अब ये डील करता है जुडिशियल मिसकंडक्ट से। कोई भी जज अगर किसी भी तरह के मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व है तो उससे ये डील करने का एक प्रोसेस है। थर्ड बात, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज इन हाउस इंक्वायरी। लेकिन अगर मैटर का नेचर जो है बहुत ज्यादा ग्रेव है उस पॉइंट पे इम्पीचमेंट होता है। तो इम्पीचमेंट के पहले का एक प्रोसेस आप बोल सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस प्रोसेस को फॉलो किया जाए। अगर मैटर का नेचर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, बेसिक छोटा मोटा कोई मिसकंडक्ट है, उस पॉइंट पे इन हाउस इंक्वायरी होगी, अदरवाइज इम्पीचमेंट होगा। इम्पीचमेंट बहुत सीरियस मैटर्स पे होगा। अब इन हाउस इंक्वायरी का प्रोसेस इवॉल्व हुआ कैसे, तो इसके लिए आपको एक केस का नाम याद रखना है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस केस के बारे में आप खुद से बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। इस केस का नाम है
सी रामाचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस ए एम भट्टाचार्य जी। इस केस में कुछ जुडिशियल मिसकंडक्ट, यानी कि जज के कुछ मिसकंडक्ट का मामला सामने आया था इन द ईयर 1995। और उस पॉइंट पे हम लोग ने, इस जुडिशियल मिसकंडक्ट के वक्त पे हम लोग ने रियलाइज किया कि हमारे पास कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है जिससे हम इस तरह के मिसकंडक्ट को एड्रेस कर सकें इंडिया के अंदर। तो उस पॉइंट पे एक कमेटी बनाई गई, एक 5 मेंबर्स कमेटी। इस 5 मेंबर्स कमेटी ने डिसाइड किया कि हमें एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उसको हम लोग कहेंगे इन हाउस इंक्वायरी। अब इन हाउस इंक्वायरी जो होगी वो नॉन सीरियस मैटर्स के लिए होगी। अगर मैटर बहुत ज्यादा सीरियस का नेचर का है उस पॉइंट पे इम्पीचमेंट पे जाएंगे, अदरवाइज हम लोग इन हाउस इंक्वायरी करेंगे। इन हाउस इंक्वायरी का रिजल्ट क्या होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन हाउस इंक्वायरी के रिजल्ट दो हो सकते हैं। इन हाउस इंक्वायरी का फर्स्ट रिजल्ट हो सकता है कि हम जज को बोल दें कि रिजाइन कर दो। सेकंड रिजल्ट हो सकता है कि जज रिटायर कर लें। एंड थर्ड इन वेरी बेसिक, कि अगर कोई मिसकंडक्ट फाउंड नहीं हुआ तो उस पॉइंट पे जज का टेन्योर कंटिन्यू रहेगा, उस पॉइंट पे कोई भी नई चीज नहीं होगी। लेकिन इन डिसीजन को लिया जाएगा जब मिसकंडक्ट जो है वो सीरियस नेचर का है, बट इतना ग्रेव नहीं है कि इम्पीचमेंट किया जाए। बहुत छोटा सा कोई मामला है, बहुत ही हाई ग्रेविटी का मैटर नहीं है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेसिक वार्निंग दे दी जाएगी एंड एडवाइस कर दिया जाएगा जज को कि इस तरह का कोई भी मिसकंडक्ट फ्यूचर में सामने नहीं आना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज एक और जो आपको याद रखनी है वो है कि इनमें से किसी भी स्टेप को लें, हम इस वाले स्टेप को लें या इस स्टेप को लें, स्टेप 1 लें या स्टेप 2 लें, ये दोनों ही स्टेप्स कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो कॉन्फिडेंशियल रखेंगे बट ऑन रिकॉर्ड रखेंगे। ऑन रिकॉर्ड का मतलब होता है कि हम उन फाइल्स को जला के फेंक नहीं देंगे, उन फाइल्स को फिनिश नहीं करेंगे। हम उस रिकॉर्ड को रहने देंगे, लेकिन उस रिकॉर्ड को हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। तो ये जो 5 मेंबर्स कमिटी थी, इस कमिटी ने रिकमेंड किया इन हाउस इंक्वायरी के लिए। इनका रिकमेंडेशन आ गया था 1997 में, लेकिन इस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में 1999 में। यहाँ पे इम्प्लीमेंट तो हो गया लेकिन इसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से फॉर्मुलेट नहीं हुआ था। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट हुआ उसके बाद 2014 में। इसके लिए एक केस हुआ था इंडिया में, इसका नाम भी आपको याद रखना है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज एक्स वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल एमपी हाई कोर्ट। 2014, 2014 का ये केस है। इस केस में फाइनली डिटेल आउट किया गया कि क्या प्रोसेस होना चाहिए। डिटेल किया है पूरे प्रोसेस को कि क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे, कब किस स्टेप को लेना है और क्या स्टेप बेहतर होगा फॉर जुडिशियल इंक्वायरी। कि जुडिशियरी में कोई भी चीज हो रही है तो जुडिशियल इंक्वायरी के लिए हमको क्या स्टेप्स किस तरह से लेने हैं, उसको यहाँ पे फाइनलाइज किया गया। अब इस वीडियो के लास्ट फेज में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ जो शायद आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, कि इन हाउस इंक्वायरी और इम्पीचमेंट में डिफरेंस क्या होते हैं, क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों के बीच में। तो ये है हम लोग के लिए इन हाउस इंक्वायरी, ये है इम्पीचमेंट। अब इसमें कुछ बहुत ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग पिक कर लेते हैं, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग यूज कर सकते हैं इस डिफरेंशिएशन को बनाने के लिए। फर्स्ट हो जाता है इसमें जैसे बेसिस, कि किस बेसिस पे इस चीज को किया जाएगा। तो इन हाउस इंक्वायरी का बेसिस होता है सुप्रीम कोर्ट रेजोल्यूशन 1999। इम्पीचमेंट का जो ग्राउंड होता है, बेसिस होता है, वो होता है आर्टिकल 124 क्लॉज 4 फॉर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अगर किसी जज को इम्पीच किया जा रहा है। एंड हाई कोर्ट के लिए होता है आर्टिकल 218। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी में यहाँ पे होना चाहिए जुडिशियल मिसकंडक्ट बिलो इम्पॉर्टेंट थ्रेशहोल्ड, यानी कि इतना बड़ा केस नहीं होना चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ग्राउंड होता है प्रूवेंट मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये शायद आप लोग ने सुना होगा इन दोनों वर्ड्स के बारे में। इन दोनों ही ग्राउंड्स पे किसी भी जज को इम्पीच किया जाता है इंडिया के अंदर। थर्ड पॉइंट इज, इस प्रोसेस को इनिशिएट कौन करता है। यहाँ पे इनिशिएट करने वाला पर्सन होता है सीजेआई या सीजे या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
यहाँ पे इनिशिएट करने वाला पर्सन होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, विच इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फोर्थ पॉइंट इज आउटकम। यहाँ पे आउटकम होता है रिजाइन, रिटायर, या फिर एडवाइस स्लैश वार्निंग। यहाँ पे होता है रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की क्वेरी क्वेश्चन है तो उसके लिए आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। बाकी आपको कुछ भी पूछना है तो आप उनसे पूछ सकते हो थ्रू द कमेंट्स, और हम लोग का नया बैच, नया कोर्स चेक कर सकते हो थ्रू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और तो बाकी कोई भी बातचीत है तो नंबर पे भी कर सकते हो, नंबर भी मैंने डाल दिया है इन द डिस्क्रिप्शन। सो टाटा बाय बाय, सी यू।